हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए थे झारखंड के इतिहास पर। तो जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ मुख्य चीजों को जाना था। सेकेंड वीडियो में हमने उनके जो राजवंश थे उनके बारे में जाना था, जिसमें कि मुंडा राजवंश को जाना और एक नागवंशी राजवंश को जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नागवंशी शासन थी उस राजवंश के जो कुछ और अन्य शासक थे जो कि महत्वपूर्ण है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आज का हेडिंग वही है, क्षेत्रीय झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इसमें हम लोग जो नागवंशी शासक थे मुख्य रूप से सबसे पहले आते हैं उसमें भीमकर्ण। भीमकर्ण जो थे नागवंशी शासक थे, ये प्रथम प्रतापी शासक थे जिन्होंने राय की जगह, पहले हम लोगों ने जाना कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो या राजवंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने की थी। और ये चूंकि उनका टाइटल यहाँ पे राय हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भीमकर्ण भी एक नागवंशी शासक है, लेकिन इनका टाइटल क्या है, कर्ण है। तो ये पहले प्रतापी राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी। भीमकर्ण पहले प्रतापी राजा हुए जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी, और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कर्ण का। फिर इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि जो सुरगुजा के रक्सेल राजा थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था इन नागवंशी राजाओं पर, और इनसे युद्ध हुआ था जिसे कि हम लोग बरवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में बरवा की लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो ये युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था रक्सेलों और नागवंशी राजाओं के बीच हुआ था बरवा की लड़ाई। फिर ये जो इस लड़ाई में क्या हुआ था कि जो नागवंशी राजा थे वो विजयी हुए थे, और विजयी होने के बाद उन्होंने रक्सेलों को लूटा। साथ ही जब उन्होंने रक्सेलों को लूटा तो उन्हें वहां एक विष्णु की मूर्ति प्राप्त होती है। विष्णु की मूर्ति, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वासुदेव की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी किस लड़ाई में, तो बरवा के युद्ध के बाद जब नागवंशी राजा विजय हो जाते हैं तो उन्हें वासुदेव की मूर्ति की प्राप्ति होती है रक्सेलों के लूटपाट के दौरान। फिर ये जो भीमकर्ण है उन्होंने ही भीम सागर का निर्माण किया। यहाँ हम उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि भीम सागर का निर्माण किसने किया है, तो ये किया है भीमकर्ण ने किया है भीम सागर का निर्माण। फिर इनकी जो राजधानी थी, पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो फनी मुकुट राय थे उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था। उसके बाद जो आए उन्होंने प्रताप राय थे वो चुटिया को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन ये जो भीमकर्ण आए इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था चुटिया से खुखरा। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, खुखरा में बनाई थी। इनके बाद आते हैं शिवदास कर्ण। भीमकर्ण के बाद जो आते हैं शासक वो हैं शिवदास कर्ण, और ये भी एक प्रमुख शासक थे नागवंशों में, एक प्रमुख शासक ये भी माने जाते हैं। और इनके समय काल में जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि इन्होंने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी। गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुमला के हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी शिवदास कर्ण ने। फिर इन्होंने क्या किया था कि जो विष्णु की प्रतिमा थी उसकी स्थापना कराई थी इन्होंने सियानाथ देव के द्वारा। ये जो शिवदास कर्ण है उन्होंने विष्णु की प्रतिमा की स्थापना कराई थी सियानाथ देव के द्वारा। और ये जो सियानाथ देव हैं वो एक मराठा ब्राह्मण थे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें हमें याद रखने की जरूरत है। फिर इनके बाद आते हैं प्रताप कर्ण।
ये जो प्रतापकर्ण है, ये जिस समय ये जो वे उन शासकों में आते हैं, ये जो प्रतापकर्ण है उन नागवंश के उन शासकों में आते हैं जो कि लोदी के समकालीन थे। तो लोदी के समकालीन जो नागवंशी राजा थे उनमें कौन कौन थे? तो ये थे प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। ये 3 राजा थे जो लोदी वंश के समकालीन राजा थे। तो इनमें जो प्रतापकर्ण है उन्हीं के समय में क्या हुआ था, ये जो लोदी वंश के शासन के समय में समकालीन जो राजा थे उनके समय में घटवार राजाओं के विद्रोह से ये लोग त्रस्त थे। जो लोदी वंश के समकालीन जो नागवंशी राजा हुए उन्हीं के समय में नागवंशी राज्यों पर घटवारों का विद्रोह जो है उस समय वहां पे हो रहा था, और जो नागवंशी हैं वो बहुत त्रस्त थे घटवारों से। तो यहाँ ये हम लोगों ने जाना कि प्रतापकर्ण। इनके बाद जो आते हैं वो हैं क्षत्रकर्ण। क्षत्रकर्ण ये इनके बारे में खासियत क्या है? तो इनके शासनकाल में क्या हुई थी कि जो विष्णु की मूर्ति थी उसकी स्थापना कराई गई थी कोराम्बे में। विष्णु की मूर्ति की स्थापना कराई गई थी कोराम्बे में। फिर इनके बाद एक और शासक आते हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन्होंने, ये क्या है, कौन है? ये है एनी शाह, नागवंशी शासक एनी शाह। इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि इन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है, रांची का जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी एनी शाह ने। और कब करवाई थी? तो ये करवाई थी 1691 ईस्वी में। तो ये तो हुए नागवंश, कुछ महत्वपूर्ण नागवंशी शासक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सिंह वंश। तो सिंह वंश जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हो जनजाति है उनके अनुसार, हो जनजातियों के अनुसार सिंह वंश का नामकरण जो है उनके कुल देवता जो थे सिंह बोंगा, कुल देवता सिंह बोंगा, उनके नाम पर किया गया था सिंह वंश। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो सिंह वंश का नामकरण किस आधार पे हुआ है? तो उनके कुल देवता सिंह बोंगा के आधार पर हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ बन गए कि सिंह वंश के जो कुल देवता है वो कौन है? तो सिंह बोंगा है, और उन्हीं के नाम के आधार पर सिंह वंश का नामकरण किया गया। फिर इनके बारे में जानकारी, सिंह वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिंह वंश के शाखाओं की जानकारी। तो ये है एक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन ग्रंथ में 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है। सिंह वंश के 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है। वंश प्रभा लेखन एक ग्रंथ है उसमें। तो आइए अब हम जानते हैं इसकी प्रथम शाखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये जो है प्रथम शाखा, सिंह वंश की प्रथम शाखा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हम लोगों ने पिछले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था। ये हुई थी 8वीं सदी में। इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीनाथ सिंह। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी और उसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। फिर ये जो सिंह वंशी थे वो पहले क्या थे? नागवंशियों के प्रभुत्व को उन्होंने पहले स्वीकार किया था, उनके प्रभुत्व में वे थे, लेकिन बाद में वे फिर स्वतंत्र हो गए और अपना एक स्वतंत्र राजवंश बनाया था जो था सिंह राजवंश। ये थी इसकी प्रथम शाखा। अब हम जानेंगे इसकी द्वितीय शाखा के बारे में। सिंह वंश की दूसरी शाखा, यह है सिंह वंश की दूसरी शाखा जिसकी स्थापना 1205 ईस्वी में की गई थी दर्प नारायण सिंह के द्वारा। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जानकारी हासिल की थी कि सिंह वंश की जो दूसरी शाखा थी उसकी स्थापना 1205 ईस्वी में हुई थी दर्प नारायण सिंह के द्वारा। फिर जो इनके बाद के जो शासक आए, दूसरे शासक जो हुए वो थे युधिष्ठिर। उनके और इनके बाद जो शासक थे वो हुए काशीराम, यानी दर्प नारायण सिंह, उनके बाद युधिष्ठिर और इनकी मृत्यु के बाद बने काशीराम सिंह जिनकी राजधानी पोरहाट थी। हम लोगों ने जो संस्थापक और राजधानियां देखी थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो काशीराम सिंह थे उन्होंने अपनी राजधानी को पोरहाट बनाया था। कहीं कहीं पोरा हाट भी दिया रहता है।
फिर ये जो थे काशीराम सिंह, उनके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो है अच्युत सिंह जो है उन्होंने शासन का बागडोर संभाला। तो ये दूसरी शाखा थी। और इस तरह से जो सिंह वंश की शाखा थी, सिंह वंश जो थी उसमें 13 शासक हुए। और जो सबसे लास्ट यानी 13वें शासक जो थे वो थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जो जिससे कि तंग आकर जो भूइयां जनजाति थी, जगन्नाथ सिंह 13वें शासक सिंह वंश के, जिससे कि तंग आकर भूइयां जनजातियों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। भूइयां जनजातियों का विद्रोह किनके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था सिंह वंश के 13वें शासक जगन्नाथ सिंह द्वितीय के शासन काल में। तो ये यहाँ हम लोगों ने देखा सिंह वंश की प्रथम शाखा और सिंह वंश की दूसरी शाखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रक्सेल वंश। रक्सेल वंश का क्षेत्र क्या है, पलामू। तो जो रक्सेल वंश है, ये लोग अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते थे, या वे अपने आप को राजपूत ही मानते थे। जो रक्सेल वंश के शासक थे वो अपने आप को राजपूत ही मानते थे या कहते थे। इनकी भी 2 शाखाएं थी, एक था देवगन और दूसरा था कुंडेलवा। रक्सेल वंश की भी 2 शाखाएं, पहला है देवगन और दूसरा है कुंडेलवा। फिर इनके समय में जो महत्वपूर्ण जनजातियां थी, रक्सेल वंश के समय जो महत्वपूर्ण जनजातियां थी वो थी कोरवा, गोंड और खरवार। ये 3 जनजातियां थी महत्वपूर्ण रूप से रक्सेल वंश के शासन काल में। और इनमें जो खरवार जनजाति थी उनकी संख्या जो थी वो सर्वाधिक थी, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, तो ये थी खरवारों की। और खरवारों के शासक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और ये जो नाम हम लोगों को शायद आपने कभी सुना ही होगा, प्रताप धवल। प्रताप धवल जो थे वो खरवार के शासक थे, खरवार जनजातियों के शासक थे प्रताप धवल। फिर ये जो रक्सेल वंश है, इनका शासनकाल पलामू में लंबे समय तक चला और लास्टली चेरों के द्वारा इनको अपदस्थ कर दिया गया था। चेरों के द्वारा इनको अपदस्थ कर दिया गया और पलामू में चेरो वंश की स्थापना की गई। रक्सेलों के बाद आए चेरो। इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जो पलामू वंश, चेरो वंश जो है उसकी स्थापना 16वीं सदी में दी हुई है। कहीं तो हम लोगों ने 16वीं सदी पढ़ा है किसी बुक में, कहीं जो है 1572 ईस्वी भी दिया हुआ है और किसी बुक में 1613 ईस्वी भी दिया हुआ है। लेकिन ज्यादा अगर सटीक देखा जाए तो 16वीं सदी भी हम कह सकते हैं या 1572 ईस्वी भी हम इसको मान सकते हैं। पहली क्लास में मैंने 1613 ईस्वी भी बताया था और साथ में 16वीं सदी भी बताया था। तो इस हिसाब से 16वीं सदी ही इसकी स्थापना को मानना ज्यादा बेटर होगा। फिर इसके संस्थापक जो थे वो थे भागवत राय। पलामू के चेरो वंश के संस्थापक थे भागवत राय। तो इनके बारे में हमें इतनी ही जानकारी है। अब इसके बाद जो वंश आता है वो है मानवंश। मानवंश का जो क्षेत्र था वो था मानभूम, हजारीबाग, और इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है दूध पानी शिलालेख तथा 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख में। ये जो मानवंश है मानभूम का, उसका उल्लेख मिलता है दूध पानी शिलालेख में और 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख में। और ये जो गोविंदपुर शिलालेख है इसकी जो रचना किसने की है, तो ये है कवि गंगाधर। कवि गंगाधर के द्वारा ही गोविंदपुर शिलालेख जो है वो लेख लिखा गया है। और ये कहाँ है, तो ये है धनबाद के गोविंदपुर में स्थित है। और ये कब लिखा गया था, तो इसका जो समय है वो है 1373 से 1378 ईस्वी के बीच लिखा गया था गोविंदपुर शिलालेख धनबाद का, जिससे कि हमें मानवंश की जानकारी हासिल होती है। फिर ये जो मानवंश के शासक थे वो बहुत ही अत्याचारी शासक थे और इसी का परिणाम हुआ कि भूमिज जो है उस समय से ही भूमि स्वराज आंदोलन जो है वो शुरू हुआ और वही ये उभरा 10वीं सदी में उभर के सामने आया। यानी कि मानभूम के अत्याचारी शासकों की वजह से ही भूमि स्वराज आंदोलन की शुरुआत हुई थी 10वीं सदी में, जो उभर के सामने आया। और इनके अत्याचारों से तंग होके जो सवर जनजाति है, उन खासकर ये जो मानभूम के लोग थे उनसे ज्यादा परेशान थी
सबर जनजाति की महिलाएं, और उसके वजह से ये जो जनजाति है इन्होंने मानभूम को छोड़ दिया था और वे वहां से चले गए थे पंचेत और वहीं पे अपना आश्रय बनाया था, वहीं पे जाके वो बस गए थे। सबर जनजाति कहाँ बस गए थे? तो पंचेत में जाकर बस गए थे। तो आज हमने जाना सिंह वंश की प्रथम शाखा, सिंह वंश की दूसरी शाखा, रक्सेल वंश और चेरो वंश तथा मान वंश। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके सेट्स जो पार्ट बच गए हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।